क्राइसिस पे, कि आइडेंटिटी क्राइसिस, नाम से ही पता है आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे व्यक्ति में जब आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ये साइकोलॉजी में भी हम लोग पढ़ेंगे जो, कि आदमी के अंदर एक टाइम पे आइडेंटिटी क्राइसिस क्राइसिस आ जाता है। एक गाना सुने हैं, अनजानी सी चाहत है अनजाना है अफसाना, कौन हूं मैं किसकी मुझे तलाश। तो ये गाना का जो लिरिक्स है ये क्या बताता है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस बताता है। उसके अगर माइंड के फ्रेम में आप घुसिएगा तो वो क्या है रहा है, वो मतलब किसी मूवी में शायद रोबोट बनाया था शायद ना उसको, जो वो अपनी आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा था। ये पूरा तुम देखे नहीं, बट ऊपर ऊपर शायद ऐसा ही था, या यादाश्त खोने जैसा कुछ सीन होगा। तो वो अपने आप को जानता ही नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, है ना, मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। क्या मैं वो नालायक हूँ जिसे अपने जिसे माता पिता जो है हमेशा मिसट्रीट करते हैं, ऐसा है वैसा है ये है वो है, कभी अच्छे से बात नहीं करते हैं। या फिर मैं वो गौरव हूँ जो छोटी बहन के आंखों में दिखाई पड़ता है कि नहीं मेरे भैया तो दुनिया के बेस्ट भैया है। ये पता नहीं चल रहा है यहाँ। पूरा रिश्तेदार पार्टी जो है मतलब हमको एक बैड एग्जाम्पल के रूप में पेश कर रहा है, और वहां मेरा एकेडमिक पार्टी जो है ये सोच रहा है कि भाई ये लड़का कितना अच्छा है। मतलब पूरा एकदम सब लोग कह रहे हैं कि वाह बहुत बढ़िया लड़का है, तो बहुत चीज ऐसे वैसे। या एकेडमिक पार्टी जो है स्कूल कॉलेज में लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़े घर का लड़का है कोई, मतलब ये तो बहुत ऐसे वैसे, कौन है इसके पेरेंट्स को बुलाना चाह रहा है और पेरेंट्स जाना नहीं चाह रहा है। पेरेंट्स को लग रहा है कि जरूर कुछ कांड किया होगा स्कूल में। तो ये क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है या कोई स्टूडेंट है, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, इसकी लाइफ को हम लोग देखते हैं, इसकी लाइफ को हम लोग देखते हैं, तो इसका क्या है ना कि इसके पेरेंट्स और इसके फैमिली का जो रिलेशन है इसके साथ सही नहीं है। और रिलेशन पे क्या परसेप्शन नहीं डिपेंड करता है, अगर आपका रिलेशन किसी व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं होगा तो क्या आप उसको अच्छा व्यक्ति समझेंगे? हम्म, समझेंगे कि नहीं समझेंगे? तो आपको ये देखना चाहिए कि जो है ना, चूंकि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट है या फिर साइंटिफिक एप्टीट्यूड है आपका, तो आपको व्यक्ति का मूल्यांकन इस स्तर पर, इस चीज पर नहीं करना चाहिए कि आपका उसके साथ संबंध कैसा है, ठीक है। हाँ, संबंध खराब है, ठीक है, वो अपने जगह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कई बार, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी से आपको किसी से झगड़ा नहीं होता है, मतलब हमको लगता है कि मेरा कोई दुश्मन है। हाँ, बहुत आदमी का दुश्मन हम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आदमी से पर्सनली किसी से ना नफरत होता है, ना कुछ वैसा होता है। हमको पता है कि भाई तुम ये चाह रहे हो। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे ठीक है, मेरे पास कोई एक कुछ ऐसी चीज है जिसपे दो लोगों की दावेदारी है, एक मेरी भी है, अगले की भी दावेदारी है। तो बात तो क्लियर है ना, एक उसकी दावेदारी है, एक मेरी दावेदारी है। अब लड़ाई तो हो गई। अब लड़ाई जिस भी तरीके से, उसमें जो जीतेगा दावेदारी उसके हाथ पे आएगी। क्लियर सी बात है। तो इसके लिए क्या अगले से मतलब इतना टेंशन लेना कि अगला खराब आदमी है तो ये है तो ऐसे वैसे, क्यों इतना एनर्जी वेस्ट करना, अगला भी अच्छा आदमी है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप नहीं होता। जब आप चीजों को ना बहुत ज्यादा एकदम कर लीजिएगा कि ना वो तो खराब आदमी, हमको ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, जहां आपका सेल्फ का कंसेप्ट खराब हुआ या आइडेंटिटी का कंसेप्ट खराब होगा। और इन जनरल आसपास की सोसाइटी को देखिए, तो हर कोई क्या है कि सेल्फ का कंसेप्ट खराब करने पे बहुत जगह टॉक्सिक जगहों में तुला होता है। अब हर कोई नहीं कह रहा है, मतलब निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी, कि बहुत जगहों पे इस तरीके का देखने के लिए मिलता है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, तो लोग एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सेल्फ कंसेप्ट खराब कर रहे हैं, भाई तुम तो ऐसे तुम तो वैसे। देखो, रियलिटी दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ना बहुत इज्जत से बहुत प्यार से ट्रीट करो, बहुत बढ़िया से, और वो काम जो कर रहा है एकदम इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है, इमोशनली जो बिहेव कर रहा है, कब क्या बोलना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, कुछ नहीं बिहेव कर रहा है और सोच रहा है कि नहीं हमको सॉफ्ट वे में डील किया जाए, नहीं। तो रियलिटी दिखाना भी जरूरी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को डिमोरलाइज कर दो, एकदम पूरा ये कर दो। ऐसे करने से आइडेंटिटी क्राइसिस डेवलप होगा। क्या साइकोलॉजी डिमोरलाइज नहीं हुआ अभी तक? पिछले जो चैप्टर में हमने देखा था, है ना, डिमोरलाइज हुआ। साइकोलॉजी के बहुत सारी चीजों को ये किया गया और कुछ कुछ चीजों को बताया गया कि नहीं भाई यही चीज, इन्हीं को इज्जत मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप किसी व्यक्ति को डीपर्सनलाइज करते हैं, सजेशंस और कमेंट जो है वो लोगों के मन पे बहुत ज्यादा असर करते हैं, खासकर जब वो सजेस्टिव स्टेट में होता है। जब वो सजेस्टिव स्टेट में नहीं होता है, सजेस्टिव स्टेट मतलब कि वो बहुत मतलब नरम जैसे एकदम है कि कोई भी उसको कुछ भी बोल देगा तो उसको लग जाएगा ना, उसके अंदर रह जाएगा, वैसे वाले स्टेट में। और जब अपने हाई एनर्जी मोड में है तो भाई हम तो पत्थर है, मारते जाओ कि कितना भी मारोगे, हम चाहे चट्टान है, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं, वहीं पड़े थे वैसे वैसे का वैसे ही रह जाएंगे जितना देना है तो।
तो हम लोग का जीवन दोनों में से कोई एक पोल पे नहीं रहता है कि हम लोग हर समय एकदम अति संवेदनशील होते हैं और हर समय जो है ना एकदम अति अपने आइडेंटिटी में होते हैं, कि उस बीच में कहीं ना कहीं होते हैं, है ना। वो कभी रुका हुआ नहीं रहता है, कभी आप ऐसे होंगे कभी आप वैसे होंगे। मान लीजिए कि कोई एक लड़का था, अब वो जो है सही है, एकदम सही शेप में बढ़िया से उसका सब कुछ चल रहा है, तो है पूरा एकदम ये में कॉन्फिडेंस में एकदम जबरदस्त, स्मार्ट है, हैंडसम है एकदम, पूरा उसको उससे कोई उसे बकथोतरी नहीं कर सकता है, ठीक है, एकदम वो चीज है। और उसके बाद जो है कुछ ऐसा हो जाता है जीवन में, सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, खुद पर प्रश्न करने लगा, ये क्या हो गया वैसा हो गया, फेल कर गया अपने ड्रीम एग्जाम में, बस हो गया उसको आइडेंटिटी क्राइसिस कि हम कौन है, क्या है वाकई, जो सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम नाकारा हो, निकम्मा हो, क्या वो सही है, क्या मैं सिर्फ स्वप्नदर्शी हूँ। ऐसी वैसी चीजें चेतन में या अचेतन में या चेतन मन में, चाहे जहाँ कहीं भी हो, जब चले तो समझिए कि आइडेंटिटी क्राइसिस व्यक्ति में आ रहा है। इसके अलावा एक मिड लाइफ क्राइसिस भी हम लोग साइकोलॉजी में बोलते हैं, वो सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, तो अभी उसको लंबा नहीं करेंगे। तो साइकोलॉजी का क्या हो जाता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस इस तरीके से इस डिसिप्लिन में जो है एक टाइम पे आता है। कब कब आता है? मिड सेवेंटीज में एंड एटीज में। मिड सेवेंटीज का, ठीक है, और मिड एटीज में आता है। सेवेंटीज का मतलब क्या? 1970, ठीक है, 1970, मिड सेवेंटीज मतलब 70 से 80 के बीच में, और एटीज 80 में, पूरा 80 से लेकर के 89 तक, तो ये वाला समझ लीजिए कि 1970 से 1975 के आसपास से 1999 के इर्द गिर्द की बात है। लिख ही देते हैं ना, 1970 से लेकर के 1989 तक के बीच का ये कालखंड है। जबकि मनोविज्ञान में जो है, अब क्या हो रहा है कि मनोविज्ञान में डाउन किस कौन हो रहा है, कौन लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं, ठीक है ना, लाल कलम किस पे चल रही है? इंडियन साइकोलॉजिस्ट पे, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव पे, नॉट इंडियन साइकोलॉजिस्ट पे। भारतीय दर्शन जो है मनोविज्ञान का, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, दर्शन, उस पर, ठीक है। दृष्टिकोण, और दूसरी चीज हो गई कि, चलिए, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, गोरा बच्चा सबसे अच्छा, इसको ऐसे याद रखिएगा, है ना। गोरा बच्चा सबको अच्छा लगता है। आज भी हम अपने ऑफिस में देखे, एक कोई लेडी अपना बच्चा को लेकर के आई थी, एकदम इतना गोरा था ना, उसको देख के एकदम गोल मटोल टकला सा, एकदम बड़ा सा उसका चेहरा, एकदम गुलाबी कलर का पूरा चल रहा है, वो भी एकदम शांत बच्चा था, तो एकदम बड़ा प्यारा सा, एकदम इतना ही सुंदर लग रहा था ना, उसको देख के लग रहा था कि ये ना एकदम वामन अवतार आ गया है, इतना सुंदर सा गोल मटोल एकदम। अब उस बच्चे को क्या है, जैसे ही वो आया ना, बस सारे लोग एक साथ जो है मुड़ करके हल्ला करने लगे, ओ ये आ गया, ये आ गया। तो हम नोटिस कर रहे थे कि भाई देखो, और वही दूसरा बच्चा, बच्चे बहुत आते हैं, है ना, तो दूसरे का बच्चा आता है तो उतना ज्यादा नहीं होता है, कोई एक दो आदमी उससे अफेक्टेड होता है कि हाँ कैसे हो, ऐसे वैसे, ठीक है ना, जिनको थोड़ा ज्यादा स्नेह। लेकिन वो जैसे आया ना, तो ऐसे लगा कि एकदम हिमेश रेशमिया की एंट्री हो गई स्टेज पे पूरा। जबकि बच्चा भी ऐसा एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं बोलता है, आप उसको कुछ भी बोलेंगे ना, उसके चेहरा पे मूर्ति के जैसा ही भाव रहेगा, कोई एक्सप्रेसिव नहीं है। बट रूप रंग, है ना, गोरा बच्चा सबसे अच्छा। अब लड़की गोरी देख करके लाए, है ना, कि लड़की गोरी है तो बहुत बढ़िया, सास ससुर सबके लिए जो है ना, एकदम बहन बहन के लिए गोरी है, गोरी है, गोरी है, ले आए, ठीक है। अब तो ये वाली चीज भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कलर जो है ना इस चीज पे होती है, कि लड़कियों का इवैल्यूएशन कलर पे क्या आता है। अब ये कितना आश्चर्यजनक है, हमको बचपन में ऐसे मतलब कहा जाता था कि, बचपन ही से हमें हमको ये चीज कहा जाता था, तेनालीराम है बचपन से, कि ये किसी का बात बैठने नहीं देगा, वो उसको कुछ भी बोलो, इसका उत्तर बहुत गजब आएगा, बहुत यूनिक आएगा। तो हमको ऐसे कोई बोला था कि जो है तुम्हारे लिए गोरी लड़की जो है, गोरी लड़की से शादी कराएंगे, बच्चा लोग को नहीं टोनता है, तो हम बोले कि हाँ सही रहेगा, पेंटिंग बनाएंगे।
तो ये मेरा रिप्लाई था उस पे क्योंकि हम आर्ट वगैरह करते थे, ड्राइंग करते थे, तो हमको लगा कि हाँ गोरी है तो अच्छा है, मतलब पेंटिंग बनाने के लिए हमको कैनवास मिल जाएगा, ये जो भी था। तो क्या है कि पर्सपेक्टिव की देखिए बात कीजिए, है ना, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, इसको याद रखिए। वेस्टर्न मतलब क्या, गोरे लोग, तो गोरा बच्चा सबसे अच्छा, यही कंसेप्ट इंडिया का यहाँ पे भी लग गया कि जो, और नॉर्मली भी आप लोग देखते होंगे ना कि जो अंग्रेज आके कह दिया कि ऐसा ऐसा है, तब जा करके हम लोग माने। योगा के बारे में, रिलीजन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में जो है ना, चीजें सब दिन से भारत में थी, लेकिन भारतीयों के मुंह से अच्छी नहीं लगती थी। अब जब जर्मन लोग, अमेरिकन लोग, अंग्रेज लोग जब आकर के यहाँ पे बोलने लगे कि दीज थिंग्स आर लाइक दिस, है ना, जब क्या बोलते हैं, एटम बॉम्ब को डेवलप करने वाले रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, इन लोगों ने बोला कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में तो भागवत गीता में लिखा हुआ है, तब जा करके हम भारतीयों ने माना कि नहीं, भागवत गीता भी काम की चीज है, ऐसे वैसे। तो हम लोगों को क्या है कि हमेशा गुलाम वाला दृष्टिकोण होता है कि कुछ भी होता है, कुछ भी सही है या गलत है। जैसे बच्चा जो है, बच्चा को देखते होंगे आप लोग कि वो कुछ भी करता है तो अपने जो केयर टेकर या पेरेंट्स है, जो नजदीकी है, उसका चेहरा देखता है, आवाज भी ढप से, ठीक है। और बच्चे लोग चेहरा बहुत जल्दी रीड करते हैं, आवाज भी ढप से, वो पहले चेहरा देखा, अगर देखा कि आपके चेहरे पे सरप्राइज है, डर है, तो वो भी डर गया। जानवरों में अगर कोई लोग जानवर वानवर पालते होंगे, भेड़ बकरी या कुछ भी अगर देखे होंगे आसपास पालते हुए, गाय वगैरह, तो देखते होंगे कि जो गाय का बच्चा अपनी माँ को छड़ी से डरते हुए देखा, वो भी क्या होगा, छड़ी से डर के भागेगा। उसको आज तक एक छड़ी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखेगा कि छड़ी लेके आदमी आ रहा है, बस वो बौखला जाएगा। तो फियर क्या है, एक लर्नेड बिहेवियर है, जो कि बिना उस चीज के भी, मतलब करते हैं, सोशली लर्न करते हैं फियर को। तो इसी तरीके का जो ये पर्सपेक्टिव है, बच्चा क्या करता है, मदर फादर की तरफ ऐसे देखेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सांप आ गया, सांप को पकड़ लिया, दांत से काट दिया, मदर फादर की तरफ देख रहा है। अब मदर फादर के अंदर अगर डर हो गया है, हाँ क्या कर दिया, भागो सांप आ गया, मेरा बच्चा मर जाएगा, बस बच्चा भी डर के मारे एकदम हड़बड़ा जाएगा, भाग जाएगा वहां से, वैसे ही उसके अंदर डर पैदा होता है। और बच्चे देखिएगा, निडर बच्चा कौन होता है, जिस यूजुअली निडर बच्चे का हम ज्यादातर जहां तक देखे हैं, और अपने केस में भी वैसा ही हुआ है कि मतलब माँ बाप को जिसको नहीं मतलब होगा ज्यादा बच्चों से, या ज्यादा उसके आसपास नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, वर्किंग हो गया, बहुत ज्यादा बिजी होंगे, घर में कोई नहीं होगा, तो वैसे केस में क्या होगा कि बच्चा को डर लगता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि बंदर बंदर के पास क्यों नहीं जाना है, या बंदर ऐसे दौड़ाएगा तो क्यों नहीं करना है। वो पेड़ पे चढ़ गया, बंदर बैठा हुआ, वो भी पेड़ पे चढ़ गया, जाके आम तोड़ के खा रहा है, और घर वाला सब कभी देख लिया तो आश्चर्यचकित है कि ये क्या हो गया, क्योंकि बच्चे ने डर सीखा ही नहीं। नारियल उसको खाने का मन हुआ, वो जो है धीरे 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 रस्सी उससे बांध के चढ़ गया ऊपर, नारियल तोड़ लिया, नीचे उतर गया। अब मोहल्ले में हल्ला हो गया कि बाप रे बाप, इस उम्र में, 8 साल की उम्र में इतना कांडी बच्चा है, वो बड़ा होगा तो क्या करेगा। बात फैला दी कि बड़ा होगा तो ये गैंगस्टर बना है, किसी को धमकी दे के आ गया, किसी का दुकान चूर के आ गया, ऐसी चीजें कर रहा है बचपन बचपन से बच्चा। तो डर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसमें, क्योंकि वो लर्नेड बिहेवियर उसने देखा नहीं, सीखा नहीं। हम अंग्रेज क्या कर रहे हैं, जैसे आप किसी के गुलाम होंगे, हम भारतीय सॉरी, आप किसी के गुलाम हैं, तो कुछ भी सही है या गलत है, उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, अपने मालिक की तरफ देखेंगे। मान लीजिए कि आप नौकरानी है, ठीक है, और आप जो है काम कर रही हैं, और आपसे एक प्लेट टूट के ऐसे गिर जाता है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मालिक की तरफ देखेगा, मालिक आपकी तरफ देखेगा, और आप मालिक का चेहरा पढ़ रहे होंगे, मालिक आपका चेहरा पढ़ रहा होगा। मालिक अगर ऐसे करके जो है पूरा गुस्से में होगा, तुरंत आपका गलती हो गया, हमसे हम पैसा दे देंगे, पैसा काट लीजिएगा। और मालिक अगर कूल है, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है, तो फिर आप राहत का सांस लीजिएगा, समझे। इस गुलामी के कारण अब बोलिए कि सर आप इस तरीके से क्यों ऐसे, मतलब इतना क्यों डिटेल में आप घुसा के ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको साइकोलॉजी हर जगह दिखाई दे, हर एक सिचुएशन में, हर एक सोशल ट्रांजेक्शन में, जहां जहां प्रैक्टिकल हो रहे हैं, हर जगह पे बिहेवियरिज्म है, हर जगह पे साइकोडायनेमिक अप्रोच है, हर जगह पे साइकोएनालिटिक अप्रोच है। चीजों को आज आंखों से देखना, और एक दृष्टि डेवलप करना, एक दर्पण डेवलप करना, दोनों में अंतर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियन लोग क्यों ऐसे देखेंगे अंग्रेजों की तरफ, अगर बोला जाए कि हम इंडियंस में बुराई है, क्यों बुराई है भाई, कि हम लोग कुछ भी चीज के लिए अंग्रेजों के, हम लोग का गुलाम एटीट्यूड है, तो ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे। यही तो मकसद है ना पढ़ाई का, यही तो मकसद है रिसर्च का, यही तो मकसद है साइकोलॉजी का, ऑब्जर्व करना, उसको एक्सप्लेन करना, चीजों को समझना, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ होंगी। भारत में सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लोगों की ही कमी है।
तो आपने देखा कि अंग्रेजों की तरफ हम क्या होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं कि हाँ मेरा आका बोलेगा तब हम मानेंगे, हाँ सही है, आका ने बोला सही, उसके बाद हम लोग बोले हाँ सही है सही है सही है। और आका बोल रहा था जब तक गलत है, तो हम लोग भी एकदम लड़ रहे थे आपस में, गलत है, ये तो फालतू है, ये ऐसे है वैसे है, खराब है, रिलीजन कुछ नहीं होता, ये सब पोगा पंडितई है, पागल है ना, पागलपन है, ये देखो कुछ नहीं होता है, हंसो, हंसो जियो, ये वो। अब धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है नशा का एक बूंद, ठीक है, नशे की एक बूंद जो है ना, एक बूंद से भी छोटी मात्रा, उसके लिए वर्ड हमको नहीं पता है क्या है, आ, एल्कोहल या जो चीज भी है ना, नशीला पदार्थ में सोमरस कहा जाता है। हम किसी उपनिषद में पढ़े थे, उसमें बोला गया था कि बाल का जो नोक होता है, उसको अगर आप डुबाइएगा सोमरस में, और उस पे जितना सा जो है सोमरस लगेगा बाल की एक नोक पे जो ठहरेगा, उस मात्रा को कुछ वो कहते हैं, मेरे संस्कृत का वर्ड नहीं है या आ नहीं रहा है मेरे जुबान पे। तो उस मात्रा जितना अल्कोहल भी जो है, मतलब सोमरस जो है ना, वो सेवन करने योग्य नहीं है, ठीक है, उस उपनिषद में साफ साफ ऐसा कहा गया है। अभी न्यूरोसाइंस के करंट रिसर्चेज में आया है, और न्यूरोसाइंस ने कहा कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 0.00001% अल्कोहल भी ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए सेफ नहीं है। तो बोलिएगा सर 0.001% भी अल्कोहल सेफ नहीं है, उतना तो कोल्ड ड्रिंक में भी रहता होगा, में भी रहता हो, हम ध्यान से तो पढ़े नहीं है, लेकिन एक आध 2% रहता हो तो रहता हो। तो ये चीज है, नो अल्कोहल मतलब नो अल्कोहल। आप भले ही क्लासी समझ के ये पी लें कि नहीं हम बियर पीते हैं 5% 10% या जो भी है, या उसमें इतना ये मिला देते हैं, थोड़ा सा लाइट लेते हैं, पता नहीं क्या क्या टर्म होता है इन लोगों के लिए, तो वैसे ऐसे करते हैं। पर उसने बताया, न्यूरो साइंस ने अब जाकर के बताया कि भाई देखो, एकदम अल्कोहल, और न्यूरो साइंटिस्ट लोग सोचे कि पूरे वेस्टर्न समाज में आपको कोई सोसाइटी ऐसी नहीं दिखेगी जो कि ड्रिंक नहीं करती है, वेस्टर्नाइज जो भी सोसाइटी है, चाहे यूरोप अमेरिका हो या फिर चाइना ताइवान फिलीपींस, जो भी वेस्टर्नाइज हो गया, वेस्टर्न कल्चर को जिसने अपना लिया, तो वहाँ नॉर्मल बात है, यहाँ ड्रिंक करते हैं लोग। तो ये चीज है, मतलब जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, दूध पीते हैं, वैसे उन लोग का वो चीज है कि उसके बिना तो होगा ही नहीं, घर में सब लोग जो है ऐसे कर रहे हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा है जो साफ साफ कहता है कि भाई बिल्कुल मत पियो, तो बहुत खराब चीज है, जहर है, इसका एक बूंद तक जहर है, शहर शरीर के लिए एकदम सेफ नहीं है। तो आखिर वो चेंज वो कहाँ से निकला? नॉलेज से निकला। अब उस वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को अब हम कह रहे हैं कि देखो न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा है, तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को हमने क्या दी? वरीयता दी। और इंडियन पर्सपेक्टिव कह रहा था, तो हम क्या करे थे, नहीं ऐसा तो नहीं है, देवता भी तो सोमरस पीते थे, ठीक है, तो ये चीज है, तो देवता भी तो सोमरस पीते थे। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? देवता भी सोमरस पीते थे। अथॉरिटी बायस, जब आप अथॉरिटी के हिसाब से किसी चीज को सही मानते हैं, तो क्या ये साइंटिफिक प्रोसेस होगा? साइंटिफिक थिंकिंग हो सकती है क्या अथॉरिटी को सही मानना? कोई गारंटी है कि साइंटिफिक होगा? नहीं होगा। तो वही चीज है कि मेरे फादर जो है, मेरे माता पिता जो है ना, मतलब मेरे फादर मेरी माता को दो दो चार थप्पड़ लगाते थे, जब गलती करते थे तो वो उसको थप्पड़ का ट्रीटमेंट देते थे, पिटाई देते थे, कुटाई देते थे, है ना। दिस वॉज द वे टू डिसिप्लिन अ वुमेन्स माइंड। एक वुमेन का माइंड जो है ना, वो स्थिर नहीं रहता है, मर्द को उसको डिसिप्लिन करना पड़ता है, वो उसको पीटेगा, दो चार लपड़ झप्पड़ देगा, तब जाके उसका दिमाग शांत होगा, नहीं तो वो परिवार को बर्बाद कर देगी। और ये इसी तरीके से विमेन का माइंड ठिकाने पे आता है। ये मेंटालिटी हमारे नानी दादी के पिछले के जनरेशन के ये चीजों में हुआ करती थी कि नहीं हम लोग तो, हस्बैंड तो मारता ही है, क्यों नहीं, हम लोग भी बहुत मार खाए हैं। वैसे ही घर को हस्बैंड नहीं रहेगा कड़ा, मालिक कड़ा नहीं रहेगा तो कैसे होगा भाई? तो ऐसी चीजें हम लोग सुना करते थे अपनी नानी दादियों से कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया, ऐसे वैसे। तो अब सही है गलत है क्या है, वो तो अनुभव के आधार पे तो हम नहीं कह सकते हैं, पर रीजनिंग के आधार पे तो सही नहीं लग रहा है हमको। और एथिकली भी जो है ना, बहुत ही गलत है, मॉरली हर तरीके से गलत है। अब अनुभव मेरा अगर बुरा हो जाए, या ऐसा हो जाए कि एकदम जैसे अतुल सुभाष की पत्नी थी, या इस तरह का एकदम चंडालन औरत रहेगी, तो भाई हम तो दुनिया का कोई भी केस झेल लो, कुछ भी लगा दो, हम तो रुकने वाले नहीं है, ठीक है। मतलब हम हाथ उठाने में बड़ा छोटा तो कभी देखते ही नहीं है, उम्र उम्र न पोस्ट न कुछ नहीं, तो तुमको ये देखेंगे कि लड़का है कि लड़की है, कभी नहीं।
गलत किए हद से ज्यादा तो लग गया। तो अब लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमने बात की किसकी, पर्सपेक्टिव की, दर्शन, इंडियन पर्सपेक्टिव, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। मूल चीज आप लोग समझे क्या कि कैसे कैसे चीजों को हम लोग देखते समझते जाते हैं और वेस्टर्न चीजों को हम लोग ये कर जा रहे हैं। इसके बाद एक नंदी नाम के रिसर्चर थे, नंदी अपना स्टेज नेम, 1974, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी के बारे में, इंडियन साइकोलॉजी क्या है, डल हो गई है और इमिटेटिव, नकलची। क्या आपको इनकी बात में सच्चाई लग रही है अब तक का केस को देख करके? नहीं। हाँ, लग रही है कि नहीं लग रही है, क्या बोले, समझ में नहीं आया। नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा है, लेकिन अभी के वक्त तक देखिए इंडियन साइकोलॉजी वाकई डल थी। अपने ओरिजिनल जगह से जो है निकली कहाँ ये, निकलती अपने ओरिजिनल जगह से, अपने ओरिजिनल रूप में आती तब तो मानते हैं इसको। नकलची तो थी, वेस्ट से कॉपी पेस्ट करके हम लोग चीजों को उठा रहे थे, तभी तो जो है हम लोग को इज्जत मिल रही थी, नहीं तो अपना कोई अस्तित्व था ही नहीं। उसके बाद क्या है, गुलाम वाली बात थी। यही तो है आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए सारी चीजें आपको नहीं मिल रही है? पर्सपेक्टिव, दर्शन की कमी है, दर्शन अलग अलग है ना। और अपने दर्शन को हम लोग छोड़ दिए हैं और दर्शन को किसको पकड़े हैं, गोरे आदमी के दर्शन को। उसके बाद इस दर्शन में दिक्कत क्या थी, रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए, रिसर्च मेथड पढ़ने के लिए हमको लगता है कि जो लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, मतलब क्लास में, अब आपको पीएचडी में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, तो वहाँ तो ऑब्वियस है कि मेथोडोलॉजी को मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी के वे में पढ़ाया जाएगा। अ, अच्छे टीचर्स भी हैं डिपार्टमेंट में, तो मतलब भी क्या, लगभग तो सब अच्छे ही टीचर्स हैं, एक से एक समझाने वाले। तो हमको लगता है कि बढ़िया से पढ़ाएंगे भी, पर जितना आपको पढ़ाया जाएगा उसके रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्लासेस में, या फिर पता नहीं पढ़ाया जाए या ना जाए, उतने के बराबर आप हो जाएंगे ये सब चीजें पढ़ के और काम करके, अगर इतना बाल का खाल निकालेंगे चीजों का तो। हमने कहा था इसके पहले कि अंग्रेजों की बात ही हम लोग मानते हैं और अपनी बात को हम लोग नकार देते हैं। इसके पीछे कौन सा बायस है सर? बात मानते हैं तो इसके पीछे है अथॉरिटी बायस। अथॉरिटी ने जो कहा वो सही होता है। अथॉरिटी, तो क्या ये साइंटिफिक प्रोसेस का दुश्मन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि साइंस तो एम्पिरिकल प्रोसेस है ना बंधु। इसमें आपने अथॉरिटी की, यहाँ देखिए, ये जो लोग हैं जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी कर रहे हैं, सब तो रिसर्च मेथड पढ़े होंगे, सब तो सोशल साइंटिस्ट हैं। उसके बाद भी कर क्या रहे हैं, वो कर रहे हैं जो कि साइंस के प्रोसेस पे खरा नहीं उतर रहा है। देख रहे हैं आप चीजों को, इस तरीके से देखिए, हर एक चीज का ना एकदम तार तार करके देखना है कि कहाँ पे किस प्रोसेस को किसने अपनाया, तो भैया तुमने साइंटिफिक प्रोसेस या साइंटिफिक दृष्टिकोण में कहाँ पे गलती कर दी। तो कर दी ना गलती, आपने क्या किया, अथॉरिटी को देखा, बस अंग्रेज का उठाया और इंडियन वाली चीजों को बोल दिया बेकार है ऐसे वैसे। तो एक टाइम के बाद साइकोलॉजी को डल तो होना ही था, इमिटेटिव तो होना ही था। आप जो है, आपके यहाँ जो है होता है मिर्ची, और यूरोप में होता है बैगन, और आप बैगन को उठा करके मिर्ची के पौधा में जाके खोज दीजिएगा, तो ऐसे होता है क्या काम है? थिंग्स डोंट वर्क दिस वे, स्पेशली सोशल साइंस। और हम लोगों ने देखा कि हम लोग का सोशल साइंस है, सोसाइटी अलग है, सोसाइटी जिन मूल्यों पे बनी है वो अलग है, और सोशल साइंस उठा के ले आए कहाँ का, दूसरे जगह का। तो ये ना लोकल साइंस है, सोशल साइंस क्या है, लोकल साइंस होता है हमेशा। हमेशा किस जगह पर किस कल्चर में है, उन सब चीजों पे चीज करता है। और आपने क्या किया कि चूंकि सब चीजें, साइंस भी हम लोग बाहर से ही उठा रहे थे, तो हम लोगों ने सोशल साइंस भी बाहर से उठा लिया। इसके पीछे क्रूड जनरलाइजेशन क्या था कि जैसे मशीन को जर्मनी से मंगाई, जमीन जर्मनी से उठा के भारत में लाइए तो सेम काम करती है, तो वैसे इंसान की साइकोलॉजी भी सेम काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। इवन भारत में ही अलग अलग है, जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे सोशल स्ट्रक्चर अलग है। भारत में अगर इक्वालिटी का आइडिया कहीं है पूरे भारत में, सिर्फ ट्राइबल्स में है। वो जो आप लोग देखते हैं ना ट्राइबल और घुमंतू समुदाय, ये वो जिसको हम लोग कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड है,
एक्चुअल में असली डेमोक्रेसी अगर भारत में कहीं लाई करती है तो उन्हीं के बीच में लाई करती है, जो हमारे डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आदर्श है ना, बराबरी, हक, सम्मान, ये वो सब, फ्रीडम, ओपननेस, है ना, पावर ऑफ चॉइस। बाकी उसके अलावा मॉडर्न सोसाइटी में कहाँ है? सब तो कहने की बात है। यहाँ तो बस हायरार्की है, कौन ऊपर कौन नीचे, है ना। और फ्रीडम को कर्टेल करने की बात है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं करते। आप ट्राइबल के इलाका में जाके देखो, पूरा का पूरा ट्राइब एक साथ रहता है, लीडर नहीं है कोई। ऐसी भी चीजें हैं, लीडर भी है तो एक लीडर है, और उस लीडर को बनने के लिए ऐसा नहीं है कि वो लीडर जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने ग्रुप में, भाई लीडर है तो बहुत बड़ा होना है, लीडर बनना है। वहां पे ट्राइबल में ऐसा कुछ है ही नहीं, वहाँ लीडर बन के कुछ मिलता ही नहीं, बल्कि वहाँ लीडर होना एक लाइबिलिटी है। जैसे आप लोग मूवी में देखते हैं ना कि भाई ट्राइब का लीडर था, ऐसे था वैसे था, ये हम लोग के यहाँ हायरार्किकल है। ट्राइबल में लीडर होना एक बहुत नॉर्मल सा बात है। जैसे कोई आदमी होता है, लगा कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम एक टीम और उस चीज को लीड करो, वो आदमी जो लीडर होता है उसकी मेंटेलिटी वो जिम्मेदारी वाली मेंटेलिटी होती है कि भाई मेरे ऊपर इतना ये काम है, इतना ये ऐसे करना है, वैसे करना है ना, ये चीज है। और उस हिसाब से वो काम करता है, इसी कारण से उसको डिसीजन मेकिंग का पावर दिया जाता है। और अपने यहाँ लीडर क्या है कि जिम्मेदारी वाला है, लीडर हम काम करवाते हैं लोगों से, हम पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे, ये वाला हिसाब रहेगा, हम आदेश देते हैं, हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। और वहाँ लीडर जो है ना अपने आप को दबा हुआ समझता है, तो कि यार इतना चीजों को, इतना चीज हमको हैंडल करना है, मैनेज करना है, अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब हम ही है ट्राइब में, मतलब इस चीज के लिए ट्राइब हम ही को चुना है। तो ये चीज हमने देखा कि ऐसी ऐसी चीजें कहाँ पे, केवल ट्राइबल में। आपके यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है। तो जब नहीं है तो आपके सोसाइटी में और आपके लॉ में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? भारत में यही तो हुआ है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है, समझिए। अगर कि अगर सारे रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स को साइड कर दिया जाए तो दुनिया में सबसे अच्छी किताब भारत की संविधान है, जिसमें मानवता और नैतिक मूल्य और मतलब इतना ब्यूटीफुल चीज है ना, वो गिफ्ट है वो भारत के लिए। और जो व्यक्ति भारत का संविधान नहीं पढ़ा है वो बहुत अंधेरे में है, कि वो गाली देता है भारत के संविधान को। लेकिन क्या भारत के संविधान की छवि भारतीय लोगों के मन में दिखाई पड़ती है? क्या वो आस्था है? नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़ा ही नहीं है और जाना ही नहीं, और जो सामाजिक स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से आपका विश्वास ही नहीं है। तो अब जैसे साइकोलॉजी आइडेंटिटी क्राइसिस में था, वैसे इंडियन लॉ भी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। भारत का कानून भी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। कानून किताबों में तो है, कानून कोर्ट में तो है, लेकिन लोगों के दिमाग और दिल में नहीं है। लेकिन कानून बनने का सही तरीका क्या बोलता है डेमोक्रेसी? कि जब लोगों के दिल और दिमाग में जो चीज चल रही है वो कानून बन के संसद में जाए, वो प्रपोजल बन करके बिल बन के संसद में जाए, संसद में वोटिंग हो, पास हो, और तब जा करके वो कानून बने। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कभी आप सुने हैं कि आपका कोई लीडर या वार्ड काउंसलर या एमपी या एमएलए या कुछ ऐसे जो है अपना लगा रहा है कि हाँ भाई वीकली या मंथली कि ये आइए जो है आप लोग का क्या है, कुछ बिल बनाना है, कुछ डिस्कस करना है, मीटिंग्स ऐसे कर रहा है? इससे अच्छा तो तब था जब भारत गुलाम था, अंग्रेज करवाते थे ऐसी चीजें। सोचिए, कोई पॉलिसी या कुछ बनाना होता था जब कांग्रेस ने किया, तब जाके अंग्रेज करवाया करते थे कि भाई पब्लिक का भी थोड़ा ये ले लो। मीटिंग मीटिंग पब्लिक में जो लोग समझे आते थे होशियार, उनको बुला करके पूछा जाता था कि भाई बोलो, तुम लोग के लिए कानून बन रहा है, बोलो कुछ, क्या है तुम लोग का। तो आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे कैसे डेवलप होता है, क्या देखा हमने? जब कागज पर बातें कुछ और, है ना, रियलिटी में बातें कुछ और, जब हम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के दूसरी की आइडेंटिटी को देखेंगे। सब यही चीजें साइकोलॉजी के साथ हो रही थी। कैसे हो रही थी समझ गए आप लोग? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक तो पूछिए। साइकोलॉजी अब देख, में क्राइसिस कैसे देखेंगे इसको? किस में? साइकोलॉजी के वे में। साइकोलॉजी के वे में, साइकोलॉजी के आइडेंटिटी क्राइसिस को, हाँ। साइकोलॉजी के आइडेंटिटी क्राइसिस को एक मिनट, हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, हम रिफ्रेम कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? मतलब जैसे अभी आप एग्जाम्पल में समझाए ना कि कोई भी व्यक्ति किसी का बात तब मानता है जब कोई अच्छा आदमी बोलता है ये वो, तो हाँ। फिर वो बोलता है हाँ ये सही है। हम्म। तो फिर साइकोलॉजी में जो भी थ्योरी है या फिर कुछ भी है, तो वो हम्म। कैसे मतलब बना कि कोई मतलब रेफरेंस में उसको कुछ बोल रहा है, वो माना किसी का बात, तब वो उस पे हम्म। शुरू किया, काम किया, ऐसा ही। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी को एक रेफरेंस लेकर के कोई आगे बढ़ा तभी तो थ्योरी बना, ऐसा कह रहे हैं ना? हम्म।
हाँ, तो वो रेफरेंस लेके जो थ्योरी बना, तो उसका आधार क्या था? जिसका उसने रेफरेंस लिया उसका आधार तो साइंटिफिक मेथड होगा, है ना? हाँ। उसका आधार साइंटिफिक मेथड है और उसका ये चीज़ भी होगा ना कि उसका आधार अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। कि आप अंग्रेज हैं, आपने मेरे ऊपर शासन किया है, तो आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ है और हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो पिछड़ापन वाली चीज़ है। लेकिन उस वक़्त क्या था कि इस चीज़ की बात थी। क्या इंडियन साइकोलॉजी से पॉजिटिव साइकोलॉजी है आज, योगा साइकोलॉजी है, तो क्या उससे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है? मिल तो रहा है। लेकिन उस टाइम पे इसको इसको कर्टेल किया जाता था कि भाई ये क्या है, मतलब क्या है? और हम लोग ऊँची नज़र से किसको देखते थे? वेस्टर्न साइकोलॉजी को। तो ये जो नज़र वाला भाव है ना कि मतलब ऊँची नज़र से रिस्पेक्ट वाला भाव पे, इसी के पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक है वो एब्सेंट मिल रहा है। हाँ, ऑब्वियस है कि उसने जो थ्योरी बनाई, उसके पीछे तो साइंस था ही। उसने जो एक्सपेरिमेंट्स बनाए उसने उसके पीछे तो साइंस था। हमारा जो देखने का नज़रिया था उनको, वहाँ पे साइंस एब्सेंट था। ठीक है? वहाँ पे हमने क्या एक बायस था जिसको हम लोग कहते हैं अथॉरिटी बायस, जबकि हम लोग साइकोलॉजी के फील्ड से थे। यही हम कह रहे थे कि उसका आधार तो वैज्ञानिक था ही, उसके रिसर्च का आधार वैज्ञानिक था, हमारे दृष्टिकोण का आधार अवैज्ञानिक था। ये चीज़ आपको मिल गया आंसर जो हम कह रहे हैं या फिर और कुछ हाँ, पूछ हाँ। रहे हैं? नहीं, यही पूछ रहा था। हाँ, तो वही चीज़ है। ऐसे ही आप लोग को और भी किसी को समझ में नहीं आए तो पूछिए, पज़ल नहीं होना है, ठीक है? देखिए पूछे क्वेश्चन तो स्पष्ट हुआ ना ये चीज़? अब इसके साथ दिक्कत एक क्या हो गई, सबसे बड़ी दिक्कत, आपने चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो सोशली इर्रिलेवेंट जो है ना आपका रिसर्च निकल गया। आपने देखा होगा कि वेस्ट में जैसे परिवार का सिस्टम है या जो भी है, हमारे इंडियन फैमिली या इंडियन सोसाइटी के मजबूत होने का एक कारण जो है, परिवार का सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि परिवार का सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है, मजबूत होता है। अलग बात है कि अब हम लोग इतने ज़्यादा ऐसे हो गए ना कि इस सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो चेंज आ गया है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर शुद्ध रूप में इसको देखा जाए, तो परिवार किस प्रिंसिपल पर बटा होता था? परिवार का एक ही प्रिंसिपल था, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है? इसमें से स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, जैसे एक फैक्ट्री चलती है या एक कंपनी चलती है, तो कोई बंदा जो टाइपिंग वाइपिंग अच्छा करता है वो क्लर्क का काम करेगा, जो मैनेजमेंट अच्छा करता है वो मैनेजर का काम करेगा, जो विजन और ये देख सकता है, ठीक है ना, चीजों को लोगों को गाइड कर सकता है, जिसका दिमाग ज्यादा चल सकता है, वो डायरेक्टर का काम करेगा। जो लोगों से काम करवा सकता है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम करेगा, है ना। जो गेट पे पहरा दे सकता है वो पहरेदार का काम करेगा। डिवीजन ऑफ लेबर पे बनी है कंपनी। समाज भी वैसे ही बना है, आपका परिवार भी वैसे ही बना था, डिवीजन ऑफ लेबर पे। मॉडर्न टाइम पे क्या हो गया, हर किसी को बनना है इंडिपेंडेंट। भाई इंडिपेंडेंस जैसी कोई चीज ही नहीं होती है धरती पे। ये वर्ड ही अपने आप में ना एक मिस्टेकन वर्ड है, एक रॉन्ग वर्ड है। अगर आप सही से देखो तो प्रकृति में और धरती में, दुनिया पे हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कॉज है। बारिश का होना समुद्र के लेवल पे, ह्यूमिडिटी पे, है ना। कीड़े का पैदा होना घास पात पे, बैक्टीरिया पे, हर कुछ एक साइकिल में, सब कुछ डिपेंडेंट है। तो आप ये कौन सा ये चला रहे हो दुनिया में कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? भाई कुछ नहीं होता इंडिपेंडेंट। जितना भी इंडिपेंडेंट बनोगे ना, एक दिन समझ में आ जाएगा कि डिपेंडेंसी तो होती ही है। ये झूठ बात है कहने का कि इंडिपेंडेंट बनो। आप कहाँ इंडिपेंडेंट हो? ठीक है, आपने शादी नहीं की, मान लो हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो आपने क्या किया? नौकरानी हायर की, उसको पैसा दिया, आके वो क्लीनिंग करो। अब उसके बाद क्लीनिंग का काम नौकरानी से हुआ। उसके बाद आपने मान लीजिए कि बच्चा अडॉप्ट किया, फिर आपने उसके लिए एक ट्यूटर, एक वो क्या बोलते हैं, एक नहीं, बच्चों को पालने के लिए अमीर लोग ऐसे पालते हैं घर में, एक लेडीज को रखते हैं वैसे करके, आया, वो रखा। तो कहाँ इंडिपेंडेंट हुए भाई आप तो उस पर डिपेंडेंट हुए ना। आपने क्या किया कि एक्सचेंज, उसके एक्सचेंज में क्या किया? उसको मनी दिया, ठीक है, और उसको सेफ्टी सिक्योरिटी और लिविंग जो है उस मनी से प्राप्त हुआ या अपने घर से प्राप्त हुआ। अब इसको थोड़ा ये देखो, ऐसे मत कहो कि हाँ नौकरानी बीवी है, इस ये कहने का मतलब नहीं है, फॉल्स रीजनिंग पे मत जाना आप लोग। अब घर में काम तो था, घर के काम करने थे, है ना, घर का संभाल करना, देख रेख करना था, और चूंकि घर के सब लोगों को खाना पीता चले तो बाहर से पैसा भी लाना था। ये चीज हमने देखी, बाहर से तो दो टास्क हुए। एक,
तो जो होम जहाँ पे हम रहते हैं उसको मैनेज करना, उसके परिवारजनों को आपस में मैनेज करना, और दूसरा बाहर से संसाधन आना ताकि चीजें हो पाए। कोई ना कोई तो करेगा, या तो लड़की बाहर जाके कमाएगी तो लड़का करेगा, अगर दोनों कमा रहे हैं तो घर वाले उस रोल में करेंगे, तो आदमी तो होना चाहिए ना। तो इसी डिवीजन ऑफ लेबर पे सोसाइटी है। जो दो हस्बैंड वाइफ है, दोनों अगर कमा रहे हैं तो दोनों कह रहे हैं हम दोनों इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हो, है ना, इमोशनली डिपेंडेंट हो एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो मतलब पिलाया जा रहा है लोग, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, कुछ नहीं होता भाई इंडिपेंडेंट जैसा। पैसा आप कमा सकते हो बस, ठीक है, और पैसा कमाना भी इंडिपेंडेंट नहीं बना सकता है किसी को, प्रकृति ही है पूरा गोल। तो ये जो इंडिपेंडेंस वाली चीज है, ये हम जो चर्चा की है अभी, ये कहाँ पे ज्यादा आपको देखने मिलती है, इंडियन सोसाइटी में या वेस्टर्न सोसाइटी में? जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ये वेस्टर्न सोसाइटी में। दो सोसाइटी है, इंडिया और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि चाइना वाइना सबका भी सोच हम ही लोग के जैसा है, सब अपना ही भाई बंधु सब हुआ करता था प्राचीन काल में, सांस्कृतिक भाई बंधु कह लीजिए सब। तो है ना, इंडिपेंडेंस, इसका परिणाम देख लीजिए, क्या परिणाम हुआ परिवार की व्यवस्था को आप देखते हैं। तो भारत में जो है सबको क्लियर कट पता था कि देखो भाई ऐसा कोई ना, मतलब कितना भी बहुत अट्रैक्टिव सा ये चीज लगेगी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये सब खाली गढ़ी हुई, मतलब गढ़े हुए शब्द है, ये सब कुछ होता नहीं है। ये बहुत ऐसा शब्द है ना जो कि हमारे एकदम अमिगडाला, एकदम पूरा लिम्बिक ब्रेन को हिट करता है, और हमको एकदम फील देता है एकदम पावरफुल होने का, भाई ये मिल जाए जीवन में तो सबसे बड़ा यही है। और जिसको मिल जाता है ना, उसको समझ में आता है कि बेटा धोखा था, ये तो कुछ नहीं था, ये बस एक शब्द मात्र है, कुछ है नहीं जीवन में। जिन्होंने इस चीज को महसूस किया है, तो इंडिपेंडेंस के आइडिया को देखते हैं, इंडियन सोसाइटी में एब्सेंट दिख रहा है। क्यों? इसके भी बहुत सारे कारण है ना। इंडियन सोसाइटी में हायरार्किकल शुरू से रहा है, हायरार्की मतलब ऊपर नीचे, तुम ऊपर मैं नीचे, तो इंडिपेंडेंस उस भाव से देखिए तो भी नहीं रहेगा। वेस्ट की सोसाइटी में आपको इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा दी जाता है, इस वैल्यू को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। भारत में जब आजादी की बात छिड़ी, पूरे दुनिया में जब आजादी की बात छिड़ी, तो एक शब्द विश्व इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, फ्रेंच परफ्यूम। पूरी दुनिया में फ्रेंच परफ्यूम चला। फ्रेंच परफ्यूम क्या है सर? कोको, शनेल, ये सब परफ्यूम है ना? ऐसा है क्या? फ्रेंच परफ्यूम फ्रांस का परफ्यूम नहीं। फ्रांस दुनिया भर में परफ्यूमरी के लिए जाना जाता था, और फ्रांस जो है ना, मतलब लग्जरियस जिसको कहते हैं कि अति लग्जरियस है, भोग विलास में डूबा हुआ एकदम वैसे, है ना, ऐसे इस तरह के वर्ड सब भी एकदम वैसे, म्यूजिक, कपड़ा सब भी एकदम पूरा रेशम मखमल ऐसे ऐसे कर, उस वे में दिखाया जाता था कि एकदम सेंसरी प्लेजर्स का गढ़ है ना, इंद्रिय सुख का गढ़ जो है फ्रांस, म्यूजिक, पोएट्री, ऐसे वैसे डूबे हुए हैं लोग उसमें, परफ्यूम भी वैसी चीजों में। तो लेकिन इस फ्रेंच परफ्यूम का शब्द, इसका अर्थ बहुत डिफरेंट है परफ्यूम से। क्या अर्थ है? इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आए। जैसे फ्रांस का परफ्यूम है ना, तीन चीजों का मिलके बना है। कहते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। तो फ्रांस ने एक दर्शन दिया दुनिया को, बोला कि पता है दुनिया कैसी होनी चाहिए? दुनिया ऐसी होना चाहिए जहां हर व्यक्ति के पास लिबर्टी हो, हर व्यक्ति के पास इक्वालिटी हो, और आपस में भाईचारा हो। फ्रांस का वैसा ही है। आप कभी देखिएगा फ्रेंच मूवीज या फिर वो सब चीज, तो जब फ्रांस की मूवीज देखिएगा तो देखिएगा कि उसमें लिबर्टी पे बहुत ज्यादा फोकस है, मतलब मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये वो सब उन लोगों के लिए है ही नहीं कुछ, ठीक है। बहुत लिबर्टी और इक्वालिटी है कि भाई शराब खाना है, वहां पे प्रिंस है, ड्यूक है, मजदूर है, सब एक साथ शराब पी रहा है, नाच रहा है, और भाईचारा है, कोई किसी को मारेगा नहीं। मतलब सब लोग खुल के एंजॉय कर रहे हैं आपस में, पूरे भोग विलास में डूबे हुए हैं। ये इस पिक्चर के वे में आप देखिए देख रहे थे, लेकिन ये जो फ्रांस का पिक्चर था, ये जो वहां का कल्चर था, उससे ना ये तीन चीजें बाहर निकल करके आई। पॉलिटिकल सेंस में लिबर्टी मतलब आजादी, इक्वालिटी मतलब बराबरी, फ्रेटर्निटी मतलब एकता, भाईचारा। अब इसको फ्रांस के बार से, फ्रांस के पब से, है ना, फ्रांस के उन जगहों से एब्सेंट कर दीजिए, भूल जाइए कि फ्रांस में ऐसी जगह था, और उसको कहीं पे लेकर के आइए, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कोई ऐसे जगह पे ले आइए जहाँ राजा के शासन तले लोग शोषित हो रहे हैं,
लोगों को क्या चाहिए? लिबर्टी, आजादी, कि हम ये कर सके, हम वो कर सके, अपने मन मुताबिक पहन सके, मन मुताबिक कमा सके। लोगों को क्या चाहिए? इक्वालिटी। एक तो राजा बड़ा है, फिर राजा का क्या है? सेनापति, मंत्री बड़ा है, मंत्री का सेनापति बड़ा है, सेनापति का नौकर बड़ा है, सेनापति के घर में दरबान है वो भी बड़ा है, उसके यहाँ जो सब्जी बेचने आना आता जाता है सेनापति के यहाँ वो भी बड़ा आदमी है। धत तेरी के, सब ही खराब है। आम आदमी है, सब बड़े आदमी है, हम आम आदमी है तो हम अपराध हो गए। तो समाज ऐसा ही था। क्या चाहिए थी? इक्वालिटी। जहाँ इक्वालिटी नहीं होगी, जीना तो ऐसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी आप देखते हैं ना, कारोबार से चलने वाला लोग सब डॉक्टर होगा और ये होगा, लेकिन बोलेगा ऐसे तो लगेगा कि ये हर दर्जे का गुंडा और जाहिल आदमी है। बोले भले बड़ा सा गाड़ी लेकर के चल रहा है, लेकिन सड़क पर चल रहे लोगों को पता नहीं क्या ही कीड़ा मकोड़ा समझता है। तो बहुत सारे कार ड्राइवर्स की ऐसी मेंटालिटी भी सड़क पे देखने को मिलती है। अब तो कम हो गई, पहले बहुत ज्यादा मिलती थी। तो ये जो आपने देखा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन चीजें कहाँ से? यहाँ से निकली। 21 सोसाइटी में ज्यादा चली, वेस्ट में चली। इंडिया में क्या था? इंडिया में भी होगा, लिबर्टी की बात, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की बात, ये ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखाई पड़ता था। अब ये वैल्यूज है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वैल्यूज है। इसके आधार पे वेस्ट का समाज बना। फ्रेंच परफ्यूम क्यों बोला गया? जैसे परफ्यूम छिड़कते हैं तो इत्र की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। तो फ्रांस की ये तीन जो वैल्यूज थी ना, ये पूरी दुनिया में फैली, यानी पश्चिम के पूरे समाज में ये फैल गई। ठीक है। डेमोक्रेसी, जब राजशाही का अंत होने लगा, सारी दुनिया से क्रांतियां होने लगी, तो सब लोग यही बोलते थे, फ्रेंच परफ्यूम, फ्रेंच परफ्यूम। मतलब फ्रांस के इस आइडिया ने पूरे पश्चिमी वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया, क्रांति ला दी लोगों में। बोला खत्म करो, पोप का नौटंकी खत्म करो, धर्मगुरु का, है ना, राजशाही खत्म करो और पब्लिक का राज लाओ। तो वहां पे लिबर्टी